आज की वीडियो में हम अध्याय 3 से शुरू करते हैं। अध्याय 3 है प्रारंभिक समाज। प्रारंभिक समाज में हम लोग मेन पॉइंट को कवर करते हैं। तो इसमें देखेंगे जो आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। इसमें आज भी दुनिया में कई जगहों में शिकारी समाज के लोग रहते हैं। भारत में केरल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा झारखंड आदि प्रदेशों में ऐसे लोग रहते हैं। नेक्स्ट है भारत में आरंभिक मानव कहाँ रहते थे। इसमें देखेंगे मध्य प्रदेश में भीमबेटका, बुढ़नी, पंचमढ़ी, भेंड़ाघाट, महेश्वर उन स्थलों के उदाहरण हैं। कई पुरास्थल नदी और झीलों के किनारे पाए गए हैं। आरंभिक मानव की जीवन शैली दुनिया में जगह जगह वे लोग जंगलों में 20-30 लोगों के छोटे छोटे झुंड में रहा करते थे। जंगल में हिरण, भैंस, शेर, खरगोश आदि जानवरों का शिकार करते थे। नदियों तालाबों में मछली पकड़ते थे। मधुमक्खी के छत्तों से शहद भी इकट्ठा करते थे। वे जंगली पेड़ों के फल तोड़ लाते, पौधों की मीठी जड़ें और कंदमूल खुद आलू, शकरकंद जैसे और इसमें और जंगलों में अपने आप जंगली अनाज को काट लाते। ज़्यादा कंद फल और मतलब ज़्यादा फल खाते थे और थोड़ा मांस भी खाते थे। मांस उनका प्रमुख भोजन नहीं था क्योंकि उन लोगों को जैसे औजार मिले हैं उससे बड़ी संख्या में जंगली जानवरों को शिकार करना बहुत कठिन रहा होगा। दूसरे जानवरों से ज़्यादा शक्तिशाली और तेज़ दौड़ने वाले भी थे। इसमें आरंभिक मानव के औजार, उनके औजार जो थे, शिकारी मानव के पास कैसे कैसे हथियार औजार थे जरा सोचें। उस समय लोहा, तांबा जैसी धातुओं के बारे में लोगों को पता नहीं था, अतः उन लोगों के पास जो मिलता वह था पत्थर, लकड़ी, जानवरों के सींग और हड्डियाँ। इन्हीं को नुकीली बनाकर वे औजार बनाते थे। वे पत्थरों के टुकड़ों को घिस कर नुकीला और धारदार बना देते थे। चित्र और नाव। शिकारी लोग गुफा के अंदर दीवारों पर रंगीन चित्र भी बनाया करते थे। वे रंगीन पत्थरों को घिस कर रंग तैयार करते थे और बांस के ब्रश से चट्टानों पर चित्र बनाते थे। इन लोगों द्वारा बनाए चित्र भीमबेटका की गुफाओं में पाया गया है। चित्र में ज़्यादातर पशुओं जैसे बैल, गाय, भैंस, हिरण इत्यादि के थे। चित्रों के बनाने के अलावा उनके जीवन में एक और महत्वपूर्ण चीज़ नाच था। वे सब मिलकर देर तक नाचते थे। पैसरा का सूक्ष्म निरीक्षण, थोड़ा सा इसको देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। पैसरा बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है। यहाँ पर आरंभिक मानव से संबंधित पुराने स्थल मिले हैं। यहाँ से यूरोप, फ्रांस में पाए जाने वाले आरंभिक मानव के औजारों की तरह के औजार मिले हैं। पैसरा संभवतः आवास या निर्माण स्थल था। मध्य पाषाण काल। इस काल में पर्यावरणीय बदलाव आए। वातावरण में गर्मी बढ़ी जिसके कारण गेहूँ, जौ, मड़ुआ जैसे अनाज स्वयं उग आए तथा कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। घास पर आश्रित शाकाहारी जानवर की संख्या इस वजह से बढ़ने लगी। इस समय लोगों द्वारा पत्थरों और अच्छे औजार बनाए गए जिसे लकड़ी पर लगाकर इस्तेमाल किया जाने वाला। इन परिवर्तनों के आधार पर इस काल को मध्य पाषाण काल कहा गया। लगभग 14,000 साल पहले से 8,000 साल पहले तक है। पाषाण काल का अंतिम चरण नवपाषाण युग के नाम से जाना जाता है। इस युग में मानव के जीवन, उनके रहन सहन तथा कला कौशल में बड़ा बदलाव आया। आप इनके विषय में अगले अध्याय में पढ़ेंगे। यह काल जो है 8,000 साल से 3,000 साल तक है। जो इसमें देखे हैं तो इसमें थोड़ा सा कुछ प्रश्न इसको देखेंगे। जैसे भारतीय उपमहाद्वीप में आरंभिक मानव के निशान किस राज्य से अधिक मिला है। प्रारंभिक औजार अधिकांशतः किस चीज़ से बने होते हैं। आरंभिक मानव बस्तियों से जुड़ा पैसरा नामक स्थान बिहार के किस जिले में अवस्थित है। पाषाण काल को कितने भागों में बांटा जाता है। भीमबेटका किस राज्य में आरंभिक मानव का मुख्य बसेरा क्या था। पाषाण काल के लोग मनोरंजन के लिए चित्र और क्या करते थे।
कितने साल पहले दुनिया की जलवायु गर्म होने लगी। नेक्स्ट है अध्याय 4 को आज हम देखेंगे। प्रथम कृषक और पशुपालक। प्रथम कृषक और पशुपालक, इसमें खेती की शुरुआत। खेती की शुरुआत, कृषि का आरंभ होने का मतलब था कोई भी अनाज ऐसे स्थान पर उपजाया जाना जहाँ हर वह अपने आप नहीं उगता हो। सबसे पहले खेती किसने और कहाँ शुरू की? अनुमान है कि खेती की शुरुआत ईरान और इराक देश की पहाड़ियों की तलहटी में हुई। आज से लगभग 8,000 से 10,000 साल पहले वहाँ रहने वाले लोगों ने सबसे पहले खेती करना शुरू किया। मानव ने जानवर पालना शुरू किया। जिस समय खेती की शुरुआत हुई लगभग उसी समय पशुपालन भी शुरू हुआ। पशु पालने का काम वस्तुतः शिकारी संग्रह ने ही पहले किया। शुरू में जब वे लोग जानवर को शिकार करते होंगे तो उन्हें पशुओं के बच्चे भी हाथ लग जाते हैं। आगे देखेंगे। आरंभिक मानव ने पशु को पालतू बनाते समय कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखा होगा। जैसे ऐसे पशु को पालतू बनाया जाए जिसके लिए आसानी से भोजन उपलब्ध कराया जा सके, वह हिंसक न हो तथा नुकसान न पहुंचाए, उन्हें अपने साथ इधर उधर भी ले जाया जा सके, साथ ही शिकार खोजने और भोजन ढूंढने में उनसे मदद भी मिले। यही सब बात सोचकर उसने सबसे पहले कुत्ता, यहाँ देखेंगे, उन्हें सबसे पहले कुत्ता, फिर सूअर, भेड़, बकरी तथा अन्य जानवरों को पालना शुरू किया। प्राप्त वस्तु, पूरा स्थल, गेहूँ, जौ, भेड़ बकरी, मेहरगढ़ पाकिस्तान। चावल, जानवर की हड्डियाँ, कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश। चावल, जानवर के खुर के निशान, मेहरगढ़। गेहूँ, दलहन, कुत्ता, भेड़ बकरी, बुरझुम से कश्मीर में। गेहूँ, चना, जौ, यह हमारा चिरांद बिहार में। काला चना, ज्वार, बाजरा, भेड़, सूअर, ये हमारा हो गया पयमपल्ली आंध्र प्रदेश। मेहरगढ़ के बारे में जब देखेंगे, वर्तमान पाकिस्तान में स्थित मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ सबसे पहले गेहूँ, बहुत इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है, देखेंगे इसको। सबसे पहले गेहूँ, जौ उगाने और पशु पालने के साक्ष्य मिले। यहाँ पूरा वेदों को 7 स्तर प्राप्त हुए हैं। पहला 3 स्तर नवपाषाण काल का है। यहाँ प्रत्येक स्तर में से कृषि उत्पादन और पशुओं में भेड़ बकरी के पालने के साक्ष्य मिले। यहाँ से आयताकार एवं चौकोर घरों के साक्ष्य भी मिले हैं। मृत्यु को दफनाने के साक्ष्य भी मिले हैं। चिरांद, ये भी बहुत मेन पॉइंट है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। चिरांद, यह पूरा स्थल बिहार के छपरा जिले में है। यहाँ से 3 स्तर मिले। यहाँ से पत्थर के औजारों के अलावा बड़ी संख्या में हड्डियाँ और सींग भी मिले। सींग से बने औजार भी मिले। यहाँ के घर गोल होते थे। घरों में चूल्हे एक समूह में मिले हैं। मिट्टियों के बर्तन काफ़ी सुंदर जो काले नीले धूसर रंग के। यहाँ से गेहूँ, धान, मसूर के साक्ष्य एवं मिट्टी के खिलौने मिले हैं। इस तरह नवपाषाण युगीन मानव कृषि और पशुपालन की शुरुआत के बाद स्थायी रूप से गाँव में बसा रहकर रहने लगा। खाद्य संग्राहक मानव अनाज उत्पादक बन गए। गुफा के स्थान पर अब मानव स्थायी घर बना कर रहने लगे। इस युग के लोगों ने वस्त्र पहनना भी शुरू कर दिया। लोगों के मरने के बाद उसका मृतक संस्कार होने लगा। कुल मिलाकर इस युग के लोगों का जीवन अस्थायी और सभी बना। तो ये चिरांद कहाँ है भाई? तो ये जो चिरांद है हमारा बिहार के छपरा जिले में है। आप बताएंगे सबसे पहले किस जानवर को आदमी ने पालतू बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, गेहूं का प्राचीन साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? चावल का प्रमाण भारत में कहाँ से मिला? और आज हम लोग इसी में पॉइंट में देखे हैं कि चिरांद हमारा कहाँ है, किस राज्य में है, मेहरगढ़ कहाँ है, बुरझुम और कोल्डिहवा। नेक्स्ट अध्याय 5 को देखेंगे हम लोग। अध्याय 5 में आपका प्रारंभिक शहर, प्रथम नगरीकरण। धातु युग क्या है? नवपाषाण का धातु युग का आरंभ हुआ।
जिसे मानव ने धातु का इस्तेमाल शुरू किया। धातु युग में ही आगे चलकर सिंध में कोटदीजी और अमरी, उत्तरी पंजाब में सरायखेला और जलीलपुर और राजस्थान में कलीबंगा जैसे स्थलों का विकास हुआ। इन स्थलों पर कृषि उत्पादन बड़े पैमाने पर होने लगे। रंगे हुए मिट्टी के बर्तन तथा इस्तेमाल होने लगा। लोग लंबी दूरी का व्यापार करने और पक्की ईंट के बने घरों में रहने लगे, जिसकी चारों तरफ से किलेबंदी भी की गई थी। मानव संस्कृति सभ्य अवस्था में कैसे प्रवेश करती है। इसमें देखेंगे नवपाषाण युग के बाद विश्व के कई हिस्सों में मानवीय संस्कृति सभ्य अवस्था में प्रवेश किया, जैसे भारत में हड़प्पा सभ्यता, इराक में मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, चीन की शांग सभ्यता। याद रखेंगे चीज़, जैसे भारत में हड़प्पा सभ्यता, इराक में मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, चीन की शांग सभ्यता। संस्कृति समाज में प्रचलित रीति रिवाज, खान-पान, वेशभूषा, रहन-सहन, धार्मिक संस्कार, आर्थिक क्रियाकलाप के तौर तरीके, कला कौशल के विविध रूप, भाषा एवं साहित्य की शैली आदि परंपराएं जो पीढ़ी दर पीढ़ी से चली आ रही है। संस्कृति उसे ही हम क्या कहते हैं, संस्कृति कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज। हड़प्पा सभ्यता की खोज ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हड़प्पा सभ्यता की खोज लगभग 150 साल पहले पश्चिमी पंजाब के रेलवे लाइन बिछाने के क्रम में हड़प्पा तपुरा स्थल के खंडहर का पता चला। इस खंडहर के महत्व को नहीं समझ पाने के कारण रेलवे ठेकेदारों ने हड़प्पा खंडहर के ईंटों का इस्तेमाल रेलवे निर्माण में किया। इस अज्ञानता के कारण हड़प्पा की कई इमारतें नष्ट हो गई। सन 1921 ईस्वी पुरातत्वविदों ने इस स्थल का व्यवस्थित उत्खनन किया। तब जाकर पता चला कि खंडहर उपमहाद्वीप में सबसे पुराने शहरों में से एक है। इसके बाद यहाँ से देखेंगे, पुरातत्वविदों ने अनेक नगरों का पता लगाया, जिसमें मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, बनावली, लोथल और धौलावीरा प्रमुख है। पुराविदों ने लगभग 2800 हड़प्पा स्थल का पता लगाया। चूँकि हड़प्पा नगर की खोज सबसे पहले हुई थी। हड़प्पा नगर की खोज सबसे पहले हुई थी। सभी स्थलों में पुरातत्वविदों ने अनेक महत्वपूर्ण वस्तुएं मिली है, जैसे मुहरे, मनके, मापतोल के बाट, कांसे के बने उपकरण, मिट्टी के बने बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने थे। सबसे पहले हम लोग को अनेक उसमें जो भी वस्तुएं मिली थी उसमें मुहरे, मनके, मापतोल के बाट, कांसे के बने उपकरण, मिट्टी के बने बर्तन, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हड़प्पा नगरों की स्थिति। एक नज़र इस पर डालते हैं। नगर हड़प्पा दयाराम शाहनी 1921 ईस्वी रावी नदी तट है। उसके बाद नगर मोहनजोदड़ो हो गया, खोजकर्ता हो गया इसका राखालदास बनर्जी 1922 ईस्वी, सिंधु नदी के तट कालीबंगा ब्रजवासी वाला 1961 ईस्वी, घग्गड़ लोथल रंगनाथ राव 1954 ईस्वी, भोगवा धौलावीरा RS वेस्ट 1989 से 90, चहुंदड़ो गोपाल मजुमदार 1931, सिंधु रंगपुर माधव स्वरूप वत्स 1931 से 53 माधव। हड़प्पा सभ्यता के नगरों की विशेषता क्या थी। हड़प्पा सभ्यता के नगरों की विशेषता क्या थी। इसकी विशेषता इसमें ये थी, हड़प्पा सभ्यता का अधिकांश नगर 2 हिस्सों में विभाजित है। नगर का छोटा हिस्सा जो छोटा परंतु ऊंची जगह पर बसा था, जबकि पूर्वी हिस्सा बड़ा परंतु नीचे इलाकों में बसा था। ऊंची जगह पर बसे छोटे हिस्सों को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा है। जो ऊंची जगह पर बसे थे उनको नगर दुर्ग कहा गया है और निचले इलाकों को निचला नगर कहा गया है।
कुछ नगरों के दुर्ग वाले हिस्सों में बड़ी इमारतें और आवासीय ढांचे मिले हैं। इस इमारतों के नक्शे और निर्माण के तरीके विशिष्ट प्रकार के थे। यहाँ से देखेंगे इस पॉइंट को। मोहनजोदड़ो में एक तालाब मिला है जिसे प्रतिदिन महास्नानागार कहा है। तालाबों के दोनों सिरों पर सीढ़ियाँ बनी हुई है। तालाब का फर्श तराशी गई ईंटों से बना है। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई है। तालाब के पास ही एक कुआं मिला। स्नानागार में पानी इसी कुएं से निकाल कर भरा जाता था। स्नानागार में पानी निकालने की भी व्यवस्था थी। स्नानागार के चारों तरफ कमरे बने हुए थे। ऐसा माना जाता है कि यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसर पर स्नान किया करते थे। ये जो पॉइंट है इतना, इसमें से कई प्रकार के प्रश्न बनाए जा सकते हैं, इसको ध्यान रखेंगे। तालाब के दोनों सिरों पर सीढ़ियाँ बनाई गई थी। यहाँ इसको पानी को रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। तालाब के पास ही कुआं मिला है। स्नानागार में पानी इस कुआं से निकाल कर भरा जाता था। स्नानागार के पानी निकालने की भी व्यवस्था थी। स्नानागार के चारों तरफ कमरे बने हुए थे। ऐसा माना जाता है कि विशिष्ट नागरिक विशेष अवसर पर स्नान किया करते थे। उसके बाद है नगरीकरण का अर्थ। नगरीकरण एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से नगरीय जीवन पद्धति का विकास होता है। नगरीय जीवन पद्धति के तात्पर्य नगर में भी निवास करने वाले लोगों के वस्त्र, आभूषण, खान पान, बातचीत, संबंध, व्यवहार, पेशा इत्यादि से है। नगरीकरण की प्रक्रिया में एक नगरीय समुदाय अस्तित्व में आता है। इस समुदाय के पास सुख सुविधा के सभी आधुनिक साधन होते हैं। यहाँ यातायात एवं संदेशवाहक व्यवस्था विकसित होती है। शिक्षा, ज्ञान, विज्ञान, चिकित्सा इत्यादि से संबंधित अनेक संस्थाएं होती हैं। आधुनिक साधन तथा बहुमंजिली इमारतें इसकी विशेषता होती है। जगह जगह आवासीय कॉलोनी होती है। जगह जल आपूर्ति, बिजली आपूर्ति, सफाई, यातायात इत्यादि की देखरेख प्रशासन द्वारा की जाती है। नगरीकरण की प्रक्रिया में गांव अपना स्वरूप खो देता है और वहाँ कृषि कार्य नहीं होता है। जरूरी खाद्य सामग्री आपूर्ति खेती इलाकों में होने लगती है। भारत में नगरीकरण की प्रक्रिया हड़प्पा संस्कृति के समय से ही शुरू हुई, जो आज भी जारी है। भारत की लगभग 28% जनसंख्या नगरीकरण हो गया है। 28% जो संख्या है उसका नगरीकरण हो गया है। इमारत, सड़कें और नालियाँ, इसमें देखेंगे नगरीय जीवन। इसके मोहरे हड़प्पा शब्द के विशिष्ट लक्षण। मोहरों का प्रयोग संभवतः धनी लोग अपनी निजी संपत्ति को चिन्हित करने और पहचान के लिए करते थे। ये जो उनकी मोहरें होती थी, इसमें जानवर की सुंदर कलाकृतियाँ मिलती है उस पर, और दूसरी इस पर लिखा होता है। मोहरों का लिखे अधिकांश लेखों में 2 में से 4 शब्द ही पाए गए हैं। इस तरह हड़प्पाई लोगों ने लेखन कला का आविष्कार किया था। हड़प्पाई लोग गेहूँ, जौ, मटर, धान, तिल और सरसों से परिचित खेती जमीन को खोदकर तथा हल से भी किया करते थे। सिंचाई उनका कुओं और नदियों पर बनाकर की जाती थी। खेती के अलावा हड़प्पाई लोग पशुपालन भी करते थे। खेती के अलावा हड़प्पाई लोग पशुपालन भी करते थे। गाय, भैंस, बकरियां मुख्य उनकी क्या थी? पालतू पशु थे। हड़प्पाई सभ्यता के लोग राजस्थान खेतड़ी से तांबा, कर्नाटक कोलार से सोना, अफगानिस्तान ईरान से चांदी, अफगानिस्तान बदख्शां से वैदुर्मणि, मध्य एशिया से फिरोजा, गुजरात से समुद्री उत्पाद, चंबू से लकड़ी आदि प्राप्त करते थे। धौलावीरा गुजरात के उत्तर पश्चिमी कोने में बसा था। धौलावीरा हड़प्पाई शहरों में से 2 कारणों से महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रथम, संपूर्ण शहर 3 भागों में बांटा हुआ था। गढ़ी, मध्यनगर, निचला नगर। इसमें गढ़ी और मध्यनगर की अपनी अपनी किलेबंदी थी, जबकि निचला नगर किलेबंदी
नहीं था। गढ़ी और मध्यनगर किलेबंद होते हुए भी आपस में जुड़े हुए थे। गढ़ी और मध्यनगर खूब चौड़ा और खुला मैदान बना हुआ था। ऐसा लगता था कि यह खुला मैदान राजकीय, सामाजिक, धार्मिक सभा, उत्सव और समारोहों के लिए इस्तेमाल किया जाता होगा। दूसरे, यहाँ से एक ऐसे शिलालेख की प्राप्ति हुई जिस पर बड़े अक्षर अंकित किए गए हैं। प्रत्येक अक्षर को दूध जैसे सफ़ेद पत्थर के टुकड़ों को मिलाकर धातु या स्फटिक चूर्ण की लेई की मदद से बनाया गया। लोथल खंभात की खाड़ी के निकट अहमदनगर से 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक हड़पाई नगर था। शहर की किलेबंदी की गई थी। किले के भीतर निजी और सार्वजनिक दोनों प्रकार के घर थे। गोदाम, मनके और फारसी खाड़ी की मुहरें यहाँ से पाई गई। लेकिन लोथल हड़पाई सभ्यता के लिए महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यहाँ से एक से बंदरगाह के अवशेष मिले हैं। यहाँ से जलीय मार्ग से व्यापार किया जाता था। बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पर कि यहाँ से एक बंदरगाह के अवशेष मिले हैं। यहाँ से जलीय मार्ग में से व्यापार किया जाता था। ये प्रश्न पूछा जा सकता है किस शहर से बंदरगाह के अवशेष मिले हैं। इसमें इस लेसन से बहुत सारे प्रश्न बनता है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? महास्नानागार किस नगर से प्राप्त हुआ था? निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा कालीन स्थल नहीं है? जैसे मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, हस्तिनापुर। ये तमाम प्रकार के प्रश्न इससे बन सकते हैं इस लेसन से। अब अध्याय 6 में बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम लोग देखेंगे जो नेक्स्ट लेसन है, जीवन के विभिन्न आयाम। वैदिक साहित्य के 2 श्रेणियाँ विभक्त हैं, पूर्व वैदिक और ऋग वैदिक साहित्य के उत्तर वैदिक साहित्य। पूर्व वैदिक साहित्य के अंतर्गत ऋग वेद को रखा जाता है, जबकि उत्तर वैदिक साहित्य के अंतर्गत 3 वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद आते हैं। वैदिक साहित्य के आधार पर ही वैदिक युग को दो कालखंडों में विभाजित किया जाता है। ऋग वैदिक युग 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक युग हो गया 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा। हमारे वेद 4 हो गए, ब्राह्मण 9, आरण्यक 6, प्रारंभिक उपनिषद 13 हो गया। कुल उपनिषद हमारा कितना हो गया? 160 हो गया। आर्य कौन थे? आर्य शब्द एक अर्थ और विशेष भाषा में बोले जाने वाले व्यक्तियों के समूह से है, जिन्होंने सर्वप्रथम पश्चिमोत्तर भारत में अपना निवास स्थान बनाया और भारत में एक नई संस्कृति को विकसित किया, जो वैदिक संस्कृत के नाम से जानी जाती है। और आपको बता दें कि वेद की भाषा जो है प्राक संस्कृत और वैदिक संस्कृत कहते हैं। अब हम लोग जो स्कूल में पढ़ते हैं उससे थोड़ा सा ये अलग होती है। और जो वेदों में प्रार्थनाओं की रचना जो करते हैं वो अपने को कभी कभी खुद को आर्य कहते थे उस समय। नेक्स्ट देखेंगे पॉइंट को, यूरोपीय भाषा वर्ग। संस्कृत भाषा भारतीय भारत यूरोप भाषा वर्ग का अंग है। भारत के अनेक भाषाएं, असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीर और सिंधी तथा यूरोप में बहुत सारी भाषाएं हैं, जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, ग्रीक, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हुई है। इन्हें भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनके अनेक शब्द एक जैसे थे। उदाहरण स्वरूप मातृ संस्कृत माँ, हिंदी मदर, अंग्रेजी मैटर, जर्मनी ऐसे देखेंगे। आर्यों का बसाव। वैदिक आर्य कई समूह में भारत है। ऋग्वेद में आर्य निवास स्थल के सप्त सैंधव शब्द का प्रयोग किया गया है, जिन्हें आजकल हम पंजाब के नाम से पुकारते हैं। उत्तर वैदिक युग में सप्त सैंधव प्रदेश में पूर्व की ओर बढ़ते हुए आर्य लोग पूरे गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में बस गए। सतवत ब्राह्मण से ये उत्तर वैदिक युग का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, जिससे पता चलता है कि आर्यों का फैलाव उत्तर वैदिक युग से वर्तमान उत्तरी बिहार के गंडक नदी तक हो गया था। ये सप्त सैंधव होता है सिंधु एवं उसकी 5 सहायक नदियां हैं, जैसे सतलज, ब्यास, झेलम, चिनाब, रावी और सरस्वती। गंगा यमुना दोआब जो होता है, गंगा एवं यमुना नदी के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको गंगा यमुना दोआब कहते हैं। ऋग वैदिक काल हमारा जो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, ये बहुत इम्पोर्टेंट है।
इसके बाद हम लोग एक इम्पोर्टेंट बनता है ऋग्वेद में पुरुष सूक्त से ब्राह्मण, राजन, क्षत्रिय, योद्धा, वैश्य, शूद्र अर्थात 4 वर्णों की कल्पना की गई है। ये प्रश्न हो सकता है यहाँ पर कि जो हमारा पुरुष सूक्त जो है किस वेद में है, पुरुष सूक्त किस वेद में है। और आप लोग एक प्रश्न, ऋग्वैदिक काल का प्रमुख व्यवसाय क्या था। और इस अध्याय में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है इनाम गांव, एक ताम्र पाषाण बस्ती। जिस समय भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में वेदों की रचना हो रही थी, उस समय पश्चिम भारत में एक अलग सामाजिक सांस्कृतिक विकास हो रहा था। मानचित्र में इनाम गांव की पहचान करें। इसमें देखें इनाम गांव महाराष्ट्र राज्य में घोड़ नदी के तट पर स्थित एक ताम्र पाषाण बस्ती थी। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले, 1600 से ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व पहले लोग रहते थे, जो वैदिक कार्यों में समकालीन थे। इस पुरास्थल की खुदाई से पत्थर के अलावा तांबा धातु के बने औजार एवं उपकरण प्राप्त हुए। इनाम गांव के लोग मिट्टी की बनी झोपड़ियों में रहते थे। इनाम गांव के लोग मिट्टी की बनी झोपड़ियों में रहते थे, जिनकी छत फूस की बनी होती थी, जिसे गारे में ढक दिया जाता था। यहाँ के लोग नारंगी रंग से रंगे मिट्टी के बर्तन का उपयोग करते थे, जिन पर काले रंग की ज्यामितीय आकृति होती थी। ये प्रश्न हो सकता था कि छत फूस की बनी होती है, वे लोग नारंगी रंग से रंगे मिट्टी के बर्तन का उपयोग करते थे, और कहाँ के लोग मिट्टी की बनी झोपड़ियों में रहते थे। इनाम गांव के लोग जौ, गेहूँ, मटर, मसूर एवं धान की खेती करते थे। गाय, बैल, भेड़, बकरी, कुत्ता, घोड़ा आदि इनके पालतू पशु थे। खुदाई में इन पशुओं की हड्डियाँ प्राप्त हुई। कई हड्डियों पर कटे निशान के अंदाजा लगाया जा सकते कि लोग इन्हें खाते थे। इनाम गांव के ताम्र पाषाण संस्कृति के लोगों का सबसे रोचक पहलू मृतकों को दफन करने का तरीका था। एक आदमी को मकान के आंगन में मिट्टी के बने संदूक में दफनाया गया था। यह मकान बस्ती के बीच में बसा सबसे बड़ा मकान था। सामान्यतः मृतकों को मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, जिसमें शायद खाने पीने की वस्तुएं रखी होती थी। कब्रों में मृतकों के साथ औजारों एवं हथियार, गहने आदि इत्यादि भी खुदाई में मिले हैं। अब बता सकते हैं कि वेदों की कुल संख्या कितनी है। अभी हमने पूछा था पुरुष सूक्त किस वेद से है। ऋग्वैदिक काल का प्रमुख व्यवसाय क्या था। इनाम गांव किस राज्य में स्थित है। इनाम गांव किस राज्य में स्थित है। तो आज के लिए इतना ही। हम लोग अध्याय 3 से लेकर 6 तक पढ़